हेलो दोस्तों। इसके पहले की क्लास में सेक्शन 11 तक हो गया था। अब आगे की क्लास में सेक्शन 12 और सेक्शन 13 आज पढ़ना है। सेक्शन 12 में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है ये पीटी के लिए। बस सेक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है आपका, नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाला तथ्य सुसंगत है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या देखोगे, बी यस से कि किस धारा में सेक्शन 12 को वो किया गया है, प्रावधानित किया गया है। सेक्शन 10 में प्रावधानित किया गया है। ठीक, ये हो गया। इसकी पूरक धारा लिख लो आप। पहले सामान्य चीजें मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूं। इसकी पूरक धारा है 55 पुराने वाले में, इंडियन एविडेंस एक्ट में 55 है। नए एविडेंस में कहाँ पे दिया गया है ये, सेक्शन 50 में, BS से। इतना हो गया। तो आपने क्या जाना, इसकी पूरक धारा 55 है। 55 क्या कहता है, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला सील सुसंगत होता है। ठीक, आप इतनी चीजें आपको 55 में समझ में आ गई। ये सामान्य चीजें हैं। अब आ जाइए, एक चीज सेक्शन 12 में क्या है, ये सिविल मामलों में लागू होता है। सामान्य चीजें पहले देख लीजिए, सिविल मामलों में लागू होता है। ये हो गया आपका। पहले सामान्य चीजें सारी जान लीजिए, तब उसके बाद सेक्शन पढ़ा जाता है। नुकसानी के लिए दावा, इसमें क्या किया जाता है, नुकसानी के लिए सामान्य चीजें पहले पढ़ लीजिए। नुकसानी के लिए दावा जब किया जाता है, दावा जब किया जाता है तो कौन से तथ्य सुसंगत होंगे। ठीक, तो सेक्शन 12 यही कहता है। आप लोग पहले सेक्शन 12 ये जानिए, अगर कोई नुकसानी के लिए दावा किया जाता है तो उसमें कौन कौन से तथ्य सुसंगत होंगे, ये बताया गया है सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 को अब आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं बेयर एक्ट से। नुकसानी के लिए वादों में क्या करना है, रकम अवधारित करने के लिए। तो आपका की पॉइंट क्या हो गया, रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने वाले प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत होंगे उन वादों में जिसमें नुकसानी का दावा किया जाता है। कोई भी तथ्य सुसंगत हैं जिससे न्यायालय वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाएगा जो अभिनिर्णित किया गया। तो यानी कि इसमें क्या एक नंबर पॉइंट क्या निकला, कोई भी तथ्य सुसंगत होता है, कोई भी तथ्य सुसंगत होता है जो नुकसानी की रकम अवधारित करने में सहायक हो। तो आपको सेक्शन 12 इतनी चीजें, बस सेक्शन 12 में और कुछ नहीं पूछेगा। इसमें सभी तथ्य, बस इतना जानो, वे सभी तथ्य सुसंगत हो जाएंगे। तो जो क्या करेंगे, नुकसानी की रकम अवधारित करते हों। तो इसमें क्या क्या पकड़ोगे, जो नुकसानी, देखो आप लोग क्या पकड़ोगे, ये पकड़ना, न्यायालय के नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो, यही पकड़ना। इसमें सेक्शन 12 में क्या करना है, जो नुकसानी की रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो, तो वैसे तथ्य धारा 12 में सुसंगत हो जाएंगे। धारा 12 में और कुछ नहीं पूछता। अब आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है, सेक्शन
13। 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 पढ़ने के लिए सबसे पहले 13 को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए। इसके साथ कई सेक्शन कोरिलेट होंगे। तो आइए पहले हम आपको सेक्शन कोरिलेट कर देते हैं, क्या कौन कौन से सेक्शन कोरिलेट होंगे। तो पहले सामान्य बातें सेक्शन 13 में जान जाएं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सामान्य बातें क्या क्या चीज़ें हैं। बीएसए में किस सेक्शन में दिया गया है, ये सेक्शन 11 में दिया गया है। किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 11 में दिया गया है। ठीक, और सेक्शन ये बीएसए में सेक्शन 11 दिया, इसको इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने से पहले हम चलन की परिभाषा जानेंगे, चलन किसे कहते हैं, फिर जानेंगे प्रथा किसे कहते हैं, फिर जानेंगे रूढ़ि किसे कहते हैं। तो एक एक को हम डिटेल में बताते चले जा रहे हैं। चलन मतलब क्या होता है, फैशन होता है। फैशन होता है, चलन मतलब क्या होता है, फैशन होता है। जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं, फैशन मतलब जो वर्तमान में चल रही हैं, नवीन होती हैं। ये क्या होती हैं, नवीन होती, नए, जो नया है नवीन होती है। और यही नवीन जब धीरे धीरे क्या हो जाता है, काफ़ी समय तक चलता है, यही नवीन जो क्या हो जाता है, काफ़ी प्रथा, फिर क्या हो जाता है, काफ़ी समय जो ये नवीन चीज़ चलती है काफ़ी समय तक चलती रहती है। तो इसी को क्या कहते हैं, काफ़ी समय तक चलती। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम कह देते हैं प्रथा। और यही प्रथा रूढ़ि में कब चेंज हो जाती है, रूढ़ि में कब बदल जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। रूढ़ि में कब बदलती है, जब उस प्रथा का समय अनिश्चित हो, अनिश्चित हो तो क्या हो जाती है, तो रूढ़ि हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, रूढ़ि हो जाती है। अब आप आ जाओ, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो चलन किसे कहते हैं, चलन मतलब फैशन होता है, फैशन मतलब नवीन होता है। तो नवीन मतलब ये जो नई नई चीजें चलती, यही जब धीरे धीरे क्या बोलते हैं, काफी समय तक चलता रहता है, तो ये क्या हो जाता है, प्रथा हो जाती। यही प्रथा काफी पुरानी हो जाती है, जिसका टाइम ही नहीं पता है कि वो क्या बोलते हैं, उसका समय ही नहीं पता, समय ही अनिश्चित होता, तो वो क्या हो जाती है, रूढ़ियां हो जाती हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, थोड़ा सॉरी, इसके बाद आप लोगों को अब क्या पढ़ना है, आप देखिए जो रूढ़ियां हैं, जो रूढ़ी, अरे सॉरी, जो रूढ़ी है, अरे यार 2 मिनट वेट, कम कर देता, जो क्या है, देखिए अब आ जाओ आर्टिकल 13(3)(a). इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया रूढ़ी, रूढ़ी और प्रथा को, रूढ़ी और प्रथा को क्या किया जा सकता है, विधि घोषित किया जा सकता है। रूढ़ी और प्रथा को क्या किया जाता है, क्या क्या किया जा सकता है, विधि घोषित किया जाता है। किसको विधि घोषित किया जाता है, विधि घोषित किया जाएगा। आर्टिकल 13(3)(a) में किसको, रूढ़ी और
प्रथा को। तो 13(3)(a) में 8 चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज उसमें। अध्यादेश बताया गया, आदेश बताया गया, उपविधि बताया गया, नियम बनाया गया, विनिमय बताया गया, अधिसूचना बताई गई, रूढ़ियां बताई गई और प्रथा बताई गई हैं। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि पूछता है 13(a) में कितने प्रकार, 13(3)(a) में कितने प्रकार की चीजों को विधि माना गया। तो 13(3)(a) में 8 प्रकार की, कितने, 13(3)(a) में कितने, 8 प्रकार की, कितने, 8 प्रकार की। ठीक, 8 प्रकार की चीजों को क्या माना गया है, विधि माना गया है। इसी में क्या सम्मिलित है, इसी में तुम्हारा सम्मिलित है, इसी में तुम्हारा सम्मिलित है रूढ़ि और प्रथा। इतनी चीजें हो गई अब आपकी। अब आइए क्या क्या सेक्शन इसके साथ जोड़ेंगे 13 के साथ। 13 पढ़ने से पहले सेक्शन 48 जोड़ेंगे इसके साथ। देखिए रेड विथ लिख लीजिए जो जो बता रहा हूँ। कितने सेक्शन को पढ़ेंगे इसके साथ, 48 को पढ़ेंगे, 49 को पढ़ेंगे, ठीक, 32(4) को पढ़ेंगे इसके साथ, 32(7) को पढ़ेंगे इसके साथ, और 92 का परंतुक पढ़ेंगे, परंतुक 5। इसको डायरेक्ट में लिख लीजिए वहीं साथ में रेड विथ करके। नए वाले में कितने, बीएसए की धारा नोट कर लो। बीएसए की धारा कौन कौन सी हो जाएगी, तो नंबर 1 48 के लिए सेक्शन 42 हो जाएगा, 49 के लिए सेक्शन 43 हो जाएगा, 32(4) के लिए 26D हो जाएगा, और 32(7) के लिए 26G हो जाएगा, और इसके 95 का परंतुक 5 हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको रेड विथ आ गई। अब क्यों इसके साथ जोड़ा गया ये मैं आपको आगे बता रहा हूं कि क्यों जोड़ा गया इसे। देखिए क्यों जोड़ा गया। नंबर 1, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या है, धारा 13 की पूरक धारा कौन है, 48 है। अब 48 क्यों कहते हैं, देखिए 13 का जो विस्तार, अगर आप 13 को पढ़ोगे तो 13 का विस्तार क्या है, व्यापक है, क्योंकि इसमें सभी अधिकार और सभी रूढ़ियां सम्मिलित हैं। और इसकी पूरक धारा इसे क्यों कहे गए, क्योंकि उसमें उसका अधिकार सीमित रखा गया। तो जो ये 48 है सेक्शन, ये नए में कहाँ दिया गया, पहले सॉरी ये नहीं बताना भूल गया, बीएसए की धारा किस में दिया गया है, इसको 42 में आगे बता दिया गया। तो आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा। अब देखिए क्यों पूरक धारा कहा गया है, 13 का विस्तार व्यापक है और इसका विस्तार सीमित है। इसमें व्यापक है 13 और ये क्या है 48 सीमित है इसका विस्तार। अब आप ये किस आधार पे कह सकते हो इसका विस्तार व्यापक है, इसका, इसमें सभी अधिकार और रूढ़ियां, सभी राइट्स और रूढ़ियां यानी कि कस्टम आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सभी राइट्स और सभी, और इसमें कौन से आ जाएंगे, साधारण अधिकार आ जाएंगे, साधारण राइट और कस्टम आ जाएंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए करिए, मेरा मेहनत लगता है सफल हो गया कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑनलाइन समझ में नहीं आता कि किसको समझ में आ रहा है या नहीं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दिया करिए कहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस चीज़ को और अगले वीडियो में मैं सुधार के आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, प्लीज़ ये चीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा आप लोग। अब आ जाइए 48 हो गया। अब आप आ जाइए सेक्शन, इसके साथ 48 के बाद क्या पढ़ोगे सेक्शन आप 49। सेक्शन 49 क्यों पढ़ोगे, अब सेक्शन 49 भी एक सीमित दायरा देता है। ये निकाय और कुटुंब के में बताता है कौन से प्रथा और कौन से सिद्धांत की, मतलब निकाय और कुटुंब के बारे में कौन सी राय सुसंगत होती है। इसमें विशेषज्ञ की राय भी सुसंगत होगी। ठीक है, तो इसमें किसकी, किसी निकाय या कुटुंब की प्रथा या सिद्धांत के बारे में किसी की राय सुसंगत होगी, ये 49 में बताया गया है।
अब आ जाइए आप, ये हो गया निकाय प्लस कुटुंब, ये हो गया। अब आ जाओ आप 32(4) रेड विथ 26D। इसमें बताया गया, अब 32(4) क्यों रिलेवेंट हो गया, इसको पकड़िए आप किस तरह। जो जो सॉरी जो चीज़ें 13 सब क्लास 1A में चीज़ें दी गई हैं, तो व्यक्ति अगर जिंदा है तो वो कहाँ 13(1A) में सुसंगत उसकी चीज़ें हो जाएंगी, उस ट्रांजेक्शन में सुसंगत हो जाएंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं सकता या उसको बुलाया नहीं जा सकता, तो उसकी चीज़ें कहाँ रिलेवेंट हो जाएंगी 32(4) में। इस वजह से इसको यहाँ जोड़ा गया है। तो इसमें कौन से आ जाएंगे, अगर व्यक्ति मर गया, व्यक्ति क्या हुआ, मर गया, और उसने क्या किया है, व्यक्ति मर गया है और उसने कोई लोक अधिकार, लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में कोई राय दिया है, कोई राय दिया है, तो सुसंगत होगा, सुसंगत होगा। ये कब होगा, जब व्यक्ति मर गया। अब इसी के साथ आ जाओ 32(7) रेड विथ 26G। अब इसमें कहाँ है, कोई ऐसा कथन या कोई ऐसी चीजें, क्या कौन सी चीजें, जो 13 के खंड का में जो चीजें उल्लेख की गई, उसका उल्लेख कहाँ गया, क्या किया गया, किसी बिल या विलेख में किया गया, कोई दस्तावेज में लिख दिया गया, किसी बिल में कोई चीजें लिख दी गई, कोई अधिकार, कोई प्रथाएं, कोई रूढ़ियां लिख दी गई हैं, तो उस जिसने उस बिल या उस कथन को लिखा उसको बुलाया नहीं जा सकता, उसको नहीं बुलाया जा सकता, तो उसके बिल विलेख को न्यायालय में सुसंगत न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। वो किस धारा में प्रस्तुत कर सकते हैं, 32(7) में, नए में 26G में। तो बिल विलेख, बिल विलेख में कोई अधिकार या रूढ़ियों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, उसको कहाँ से रिलेवेंट घोषित, अगर वो व्यक्ति मिल नहीं सकता, उसको न्यायालय में बुलाया नहीं जा सकता है, तो 32(7) में हो जाएगा। अब आप आ जाओ, एक बचता है आपका सेक्शन 92 का परंतु 5, 92 का परंतु 5 रेड विथ 95 परंतु 5, 95 परंतु 5। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आइए देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इसमें दिया गया कोई प्रथा या रूढ़ि को साबित किया जाता है। कैसे, क्या साबित करना है, जैसे कोई संविदा है मान लो, ठीक है, उसमें उसका उल्लेख किया जा रहा है और उसके उल्लेख में किसी अधिकार या रूढ़ि का प्रयोग किया जा रहा है, तो उस प्रयोग उस संविदा का क्या बोलते हैं, जो उल्लेख हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, उस अधिकार या रूढ़ियों का प्रयोग उस संविदा के निर्बंधों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये कहाँ बताया गया, 92 के परंतु 5 में। इतनी चीजें हो गई। अब इसमें आप आ जाइए, 2 केस पढ़ना है इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा, जो केस मैं बता रहा हूं, एक शीतला दास का केस है। इतनी चीजें पहले मैं आपको बता दूं, तब डिटेल में शुरू करता हूं। शीतला दास वर्सेज संत दास, इधर की जनरल चीजें खत्म कर दूं, तब डिटेल में 13 को पढ़ाता हूं। 1954 का, इसमें क्या कहता है, न्यायालय का पूर्व निर्णय संव्यवहार, और पूर्व निर्णय किसे, किसी अधिकार या रूढ़ियों के बारे में संव्यवहार के रूप में सुसंगत हो सकता है, सुसंगत हो सकता है, परंतु निश्चायक नहीं होगा। जो बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, निश्चायक नहीं होगा।
नहीं होगा मतलब उसको खंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? खंडित किया जा सकता है। जैसे ट्रांजैक्शन 7 चीजें बताई ना, आप 13A पढ़ोगे अभी, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो उसमें 7 चीजें बताई गई। कितनी? 7 चीजें बताई गई हैं। और 13(1)B में कितनी चीजें बताई गई? 6 चीजें। तो टोटल 7 6 13 चीजों को सुसंगत बनाया गया। अब क्या क्या चीजें हैं वो मैं अभी आके शीतला दास का केस पढ़ लिया वर्सेस संत दास का केस आपने पढ़ लिया। इसमें बताया गया कि जो पूर्व निर्णय वो भी संव्यवहार है, और वो संव्यवहार है उसका उपयोग हम कर सकते हैं सुसंगत किसी तत्व को सुसंगत गुण। लेकिन वो कैसा होगा? उसका पूर्व निर्णय निश्चायक सबूत नहीं होगा, उसके पूर्व निर्णय को खंडित किया जा सकता है। तो ये किस केस में बताया गया? शीतला दास के केस में बताया गया। अब आ जाओ, एक केस आपका पीटी में जरूर ये पूछा था, सॉरी, ये पीटी में जरूर आपका एक केस पूछा था। कौन सा केस पूछा था? सूरज, अरे यार इससे लिख नहीं जाता, मैं हाथ से कितना लिखूं, हाथ से लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। आप लोग भी सोचते हो कितनी गंदी राइटिंग में, लेकिन क्या करूं, इस पे मोबाइल पे इतना लिख ही दे रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, इतना नहीं लिख पाता कोई। सूरज, लैपटॉप नहीं तो टाइप करके आप लोगों को दे देता। सूरजमणि, सॉरी, सूरजमणि, टाइम भी लगता है इसमें। सूरजमणि बनाम दुर्गाचरण, सॉरी आप लोग देख लीजिएगा, हम बोल देना दुर्गाचरण। सूरजमणि वर्सेस दुर्गाचरण। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है क्या? सूरजमणि वाले केस में क्या बताया गया है? सूरजमणि के बाद में क्या बताया गया? इसमें 2 चीजें बताई गई। क्या बताया गया है कि जो संव्यवहार और जो ट्रांजैक्शन 13 में दिया गया वो क्या करने के लिए? स्पष्ट करने हेतु प्रयोग किया जाता। जो संव्यवहार और क्या दिया गया है? विशिष्ट उदाहरण इनका प्रयोग किसके लिए? इनका प्रयोग किसके लिए हो सकता है? इनका प्रयोग किसके लिए हो सकता है? स्पष्ट करने हेतु हो सकता है। स्पष्ट करने हेतु हो सकता है। स्पष्ट करने हेतु हो सकता है, परंतु अपराध के अस्तित्व को सुसंगत करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अब आप लोगों को इतनी चीजें, सूरजमणि वाला केस क्या, सूरजमणि के केस में क्या हुआ? उसने बताया द्विविवाह के अपराध से संबंधित मामला है। तो उसने कहा इसको हम द्विविवाह देखो, इसमें उसने कहा कि मैं 13 का उपयोग, सेक्शन एविडेंस की धारा 13 का उपयोग करके द्विविवाह को अपराध घोषित नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसको स्पष्ट कर सकता हूं। केवल 13, ये किसमें? सूरजमणि बना क्या करता है? उसके अपराध के अस्तित्व के बारे में नहीं बताता, वो केवल क्या करता है? उसको स्पष्ट करता है। ये किसमें? सूरजमणि के। तो सूरजमणि का केस याद रख लेना आप। तो ये किस सेक्शन में हो गया? सेक्शन 13 में। अब आप आ जाइए सेक्शन 13 में क्या क्या चीजें हैं। अब आ जाइए बेयरैक्ट शुरू करते हैं। इतनी चीजें खत्म हो गई आपकी, जितनी सामान्य बातें थी मैंने बता दिया। अब आ जाओ आप लोग सेक्शन 13 आ जाओ, क्या क्या कहता है।
आप ध्यान से पढ़ना, इसमें ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो क्वेश्चन आता था वो भी मैं बता दिया, अब इसको मैं ध्यान से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्या है सेक्शन 13, इसको आसानी से पढ़िए। क्या कहता है, जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। तो क्या है, जहां किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है वहां निम्नलिखित तथ्य सुसंगत होंगे। इसको थोड़ा पतला कर देता हूं, आप लोग याद किया करिए, ठीक। तो इसमें क्या कहता है, किस चीज का, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ राइट का। क्या कहता है यहाँ पे कि अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में, तो एग्जिस्टेंस ऑफ राइट का। और किसका एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम। कस्टम मतलब उसके क्या बोलते हैं, रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में, ठीक है। एग्जिस्टेंस है कि नहीं, किसका एग्जिस्टेंस चाहिए, राइट और कस्टम का। तो कैसे होना चाहिए, अब देखो, तो कैसे तुम उसको सुसंगत घोषित करोगे, किस चीज़ के, अधिकार और रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में, उसको कैसे सुसंगत घोषित करोगे, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, खंड का और खा को पढ़ने से पता चलेगा। तो पहले खंड का में कितनी चीज़ें बताई गई, ये याद कर लो। खंड का में कितनी, 7 चीज़ें बताई गई हैं, और इसमें कितनी चीज़ें, खा में 6 चीज़ें। तो आपको मोटा मोटा 2 चीज़ें पता चल गई। तो सेक्शन 13 में 7 6 13 चीज़ें, 13 में 13 चीज़ें सुसंगत हैं। अब क्या क्या चीज़ है अलग से देखो पढ़ा जाएगा। इसके लिए मैं एक पेज खोल लेता हूँ, आप लोग डायरेक्ट खोल ले रहे हैं ना, जो मैं बताऊंगा वो। तो सेक्शन 13 मैं अपना डायरेक्ट खोल लेता हूँ, तब बताता हूँ, क्योंकि वो वहाँ से गायब हो गया ना। 2 मिनट टाइम दे। सेक्शन 13, हाँ, अब आ जाओ सेक्शन 13 में। ए में क्या कहता है, ए में किस चीज़ की बात करता है, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ए में किस चीज़ की बात करता है, किस चीज़ की, समव्यवहार। कैसा होना चाहिए, समव्यवहार को क्या कहते हैं, समव्यवहार को क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। कैसे ही ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, देखो ट्रांजैक्शन, ठीक। अब ये 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 प्रकार के समव्यवहार दिए गए। अब क्या क्या दिया गया है, नंबर 1 क्रिएटेड। क्या हुआ है, क्रिएटेड हुआ है। उसमें देखो पढ़ना, क्रिएटेड मतलब क्या हुआ है, सृष्ट हुआ है। फिर क्या किया गया, क्लेम्ड किया गया है। क्लेम्ड किया, इसको इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में याद करना आसान है। क्लेम्ड किया गया, फिर क्या किया है, मॉडिफाइड किया गया। समव्यवहार क्या है, कैसा है, मॉडिफाइड है। और क्या है, 7 चीज़ें, रिकॉग्नाइज्ड है। क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। और फिर क्या है, असर्टेड किया गया है, असर्टेड किया गया। और क्या किया गया, डिनाइड किया गया, मना किया गया है। और क्या किया गया, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, मतलब उसका लगातार पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो कितनी, 7 चीज़ें हो गई। नंबर 1 क्या होता है, क्रिएटेड मतलब सृष्टि होना, मतलब उत्पन्न होना, जन्म होना। क्लेम्ड मतलब दावा करना। और मॉडिफाइड मतलब उपांतरित करना, मतलब रूप में परिवर्तित, मॉडिफाइड रूप में उसके परिवर्तित कर देना। रिकॉग्नाइज्ड करना मतलब उसको कब मान्यता दी गई, कब उसको मान्यता प्राप्त किया गया, ठीक है। और असर्टेड मतलब उसको कब उसकी मांग की गई। डिनाइड मतलब कब उसको मना कर दिया गया। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, मतलब कब उसको पालन उसका कब से किया जाने लगा। तो कितनी चीजें, 7 चीजें हो गई। तो अब पढ़िए, खंड क्या कहता है, कोई समव्यवहार जिसके द्वारा क्या, प्रश्नगत या अधिकार या रूढ़ि। तो ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा समव्यवहार है जो क्या है, प्रश्नगत
किसके ट्रांजैक्शन, क्या किस चीज का प्रश्नगत है, अधिकार या रूढ़ि के। और अधिकार और रूढ़ि के किस किस क्या क्या प्रश्न उठ रहा है, अधिकार और रूढ़ि के सृष्टि के बारे में प्रश्न उठ रहा है, अधिकार और रूढ़ि के दावाकृत के बारे में प्रश्न उठ रहा है, अधिकार और रूढ़ि के उपांतरित के बारे में प्रश्न उठ रहा है, अधिकार और रूढ़ि के मान्यकृत के बारे में प्रश्न उठ रहा है, अधिकार और रूढ़ि के प्रख्यात के बारे में प्रश्न उठ रहा है, अधिकार और रूढ़ि के प्रत्याख्यात के बारे में प्रश्न उठ रहा है, अधिकार और रूढ़ि के अस्तित्व से असंगत कोई चीजें हैं उसके बारे में प्रश्न उठ रहा है। तो ये सब चीजें किसमें रिलेवेंट होंगी, सेक्शन 13(1)A में। तो ये रट लेना, ये याद कर लेना। इसका शॉर्ट फॉर्म आप कैसे याद कर लोगे, देखो इसको ऐसे याद कर लेना, CCM RADI CCM रैड आई। तो C मतलब हो गया क्रिएटेड, फिर C मतलब हो गया क्लेम्ड, फिर M मतलब हो गया मोदी से मॉडिफाइड हो जाएगा, R मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो गया, A फॉर असर्टेड हो गया, D फॉर डिनाई हो गया, I फॉर इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब आप आ जाओ इसके क्लास B में आ जाओ। B में कितनी चीजें बताई गई हैं, 6 चीजें। और ये 6 चीजें किस चीज के बारे में है, विशिष्ट उदाहरण के बारे में है, विशिष्ट उदाहरण के बारे में है। किस चीज, विशिष्ट उदाहरण के बारे में। देखो पढ़ो, वे विशिष्ट उदाहरण जिसमें वह अधिकार, अब कौन सा कैसा विशिष्ट उदाहरण है जिसमें क्या है, अधिकार या रूढ़ि का, उस उदाहरण से क्या पता चलता है, अधिकार या रूढ़ि के किसके, दावाकृत चीजों का पता करता, मान्यकृत चीजों के विशिष्टकरण उदाहरण, या उसका प्रयुक्त कैसे किया गया, एक्सरसाइज कैसे किया गया उसके बारे में पता लगता है, या जो एक्सरसाइज हुआ है वो कैसा है, डिस्प्यूटेड है कि नहीं, उसका प्रख्यात असर्टेड किया गया है कि नहीं, या उसको डिपार्ट फ्रॉम किया गया या उसका अनुसरण किया गया है कि नहीं। तो अब इसमें कैसे, पहले में समव्यवहार हो गया, दूसरे में विशिष्ट उदाहरण। और ये विशिष्ट उदाहरण कैसा है, किसी अधिकार या रूढ़ि के बारे में क्या क्या कहता है, उसके दावाकृत, उसके किस चीज के बारे में, किस किस की क्लेम्ड करता है, नंबर 1 क्लेम्ड करता है, नंबर 2 क्या करता है, रिकॉग्नाइज्ड करता है, नाइज्ड करता है, नंबर 3 क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, साइड करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करता है, ये एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए, ये मान लो डिस्प्यूटेड है, ये मान लो क्या है, असर्टेड है, ये क्या है, डिपार्टेड है। तो कितनी चीजें हो गई, ब्लैक बोर्ड होता तो मैं बहुत अच्छे से समझा देता, लेकिन इस पे लिख भी नहीं पा रहा हूँ, राइटिंग भी बहुत वो है, बहुत मेहनत लगता है, सॉरी। अब तो इसमें मैं जो बोल दे रहा हूँ वो याद कर लो। देखो वो पहले में समव्यवहार ट्रांजैक्शन को बताया गया, दूसरे में विशिष्ट उदाहरण के बारे में। कैसा उदाहरण, अधिकार और रूढ़ि के क्या करता है, ये उदाहरण दावाकृत करता है, मान्यकृत करता है या प्रयुक्त की गई थी विरुद्ध, या जिनमें उनका प्रयोग विवादाग्रस्त था या प्रख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। किसी उदाहरण से पता चलता है इस अधिकार या रूढ़ि का अनुसरण नहीं किया गया था, किसी विशेष उदाहरण से पता चलता है उसका प्रख्यात नहीं किया गया था, किसी उदाहरण से विशेष उदाहरण से ये पता करता था कि उसका प्रयोग विवादाग्रस्त विषय के बारे में किया गया था, किसी विशेष उदाहरण से उस रूढ़ि या अधिकार के दावाकृत बारे और मान्यता कृत के बारे में पता चलता है। तो ये हो जाएगा अधिकार या रूढ़ि के। सेक्शन 13 में क्या चीज समझे, अधिकार और रूढ़ि है जो वो क्या है, वो प्रश्नगत है। अब उसे प्रश्नगत मतलब वो अधिकार है या रूढ़ि, इस चीज का पता लगाना। तो सेक्शन 13 से तुम पता लगाओगे। कैसे पता लगाओगे, किसी समव्यवहार को दिखाकर या किसी विशिष्ट उदाहरण को। वो समव्यवहार किससे संबंधित होना चाहिए, वो समव्यवहार तुम्हारा क्रिएटेड से संबंधित होना चाहिए, क्लेम्ड से संबंधित होना चाहिए, मॉडिफाइड से संबंधित होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड से संबंधित होना चाहिए, असर्टेड से संबंधित होना चाहिए, डिनाइड से संबंधित होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट से संबंधित होना चाहिए। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। और सेक्शन 13 का 1B में क्या चीजें कही गई हैं, उसमें 6 चीजें बताई गई हैं। देखो अब इसमें क्या क्या चीजें बताई गई, इंग्लिश में याद कर लेना, बहुत आसान होगा। सेक्शन उसमें क्या क्या बताया गया है, जो पर्टिकुलर इंस्टांस है, पर्टिकुलर इंस्टांस मतलब क्या हो जाता है, विशिष्ट उदाहरण। जो ये विशिष्ट उदाहरण है, पहला
ये जो विशिष्ट उदाहरण दिया गया है वो किसके बारे में है? किसी अधिकार या रूढ़ि के दावाकृत मान्यकृत में प्रयोग किया गया। ऐसा प्रयोग कैसे किया गया? विवादाग्रस्त या प्रख्यात या क्या बोलते हैं उसका, डिपार्ट, मतलब उसका अनुसरण किया गया है कि नहीं समझ पाए? ये मैं जान रहा हूँ बी वाला आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, मुझे पता है। तो क्या है, पहले ये जानो कि एक विशिष्ट उदाहरण, किसी चीज के बारे में विशिष्ट उदाहरण दे रहे हो, वो विशिष्ट उदाहरण किससे संबंधित है? अधिकार और रूढ़ि से संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिकार और रूढ़ि। और वो विशिष्ट उदाहरण कैसा है? उस अधिकार और रूढ़ि का दावाकृत करता है विशिष्ट उदाहरण से, उसको मान्यकृत करता है उस विशिष्ट उदाहरण से, या उसका कैसे प्रयोग किया जाएगा इसके बारे में बताता है। लेकिन वो प्रयोग अगर विवादाग्रस्त है या उसका जो प्रख्यात की जो वो उसका प्रयोग जो उसको बताया गया, जो उसको प्रख्यात किया गया, वो विवादाग्रस्त है, वो उसके बारे में नहीं क्लियर है, तो वो उसका प्रयोग किया जाएगा। या उसका अनुसरण किया जा रहा है या नहीं, किस चीज का, अधिकार या रूढ़ियों का, तो उसका भी उल्लेख किया जा सकता है। तो अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो आप सीधे सीधे अधिकार और रूढ़ि के बारे में जो 6 चीजें दी गई उसको, किसका, क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज, एक्सरसाइज, डिस्प्यूटेड, असर्टेड, डिपार्टेड, इतनी चीजें याद कर लेना, ठीक। और ये जान लेना सेक्शन 13 में कितनी चीजें बताई गई हैं? सेक्शन 13 में 13 चीजें बताई गई हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना सकते हो आप, देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, बिफोर, अरे यार सॉरी, अगर ब्लैक बोर्ड होता तो बहुत बढ़िया, बिफोर कोर्ट राइट एग्जिस्टेंस कस्टम एग्जिस्टेंस। तो अब इसको कैसे पढ़ोगे? अब इसको मैं अलग पढ़ने, यहीं से ऐसे ले जाना, अलग पढ़ने, मैं अलग में, क्योंकि मेरा छोटा पड़ जा रहा है तो मैं अलग में बनाए दे रहा हूँ इसको। देखो, तो इसको 2 पार्ट कर लेना। कौन कौन से कर देना? एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंस्टांस, विशिष्ट उदाहरण। अब इसमें कितनी चीज़ें हो जाएंगी? क्रिएटेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्लेम्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे बना लेना छोटे में, फिर क्या हो जाएगा, असर्टेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डिनाइड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक, अब आ जाओ पर्टिकुलर इंस्टांस में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। अब पर्टिकुलर इंस्टांस में क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? तो इसमें क्रिएटेड किया गया है तुम्हारा, रिकॉग्नाइज्ड किया गया है तुम्हारा, प्लस क्या किया गया, डिपार्टेड किया गया तुम्हारा। किस चीज़ का? तो ये एग्जिस्टेंस कैसा है आपका, एक्सरसाइज कैसा किया गया है, ये एक्सरसाइज कैसे, सॉरी ये एक्सरसाइज होगा, ठीक, ये एक्सरसाइज कैसा किया गया है, डिस्प्यूटेड है। ये एक्सरसाइज कैसा है, असर्टेड है, डिनाइड की, असर्ट किया गया, एक्सेप्ट किया गया, या डिपार्ट फ्रॉम है। ठीक, डिपार्ट फ्रॉम मतलब उसका अनुसरण किया गया है कि नहीं, उसके बारे में उसके एक्सरसाइज से पता लगाता है। तो ये 13(1), 13(b) का ये पार्ट हो गया, और जो पहले पढ़ा है 13(a) का। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आएगी, बट ये टिपिकल है सेक्शन 13, मेरा जितनी मेरे क्षमता हो सकती थी उतनी क्षमता से मैंने आपको सेक्शन 13 समझा दिया है। प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको सही लगी वीडियो तब भी आप कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।